स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स में अब हम फाइनली आ चुके हैं एलिप्स चैप्टर की एक्सरसाइज पर, यानी कि एलिप्स चैप्टर की थ्योरी हो चुकी है खत्म और अब हम करेंगे अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस। ये बुक के थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और IIT JEE एडवांस्ड, यानी JEE एडवांस जैसे आप कहते हैं, हम इन दोनों एग्जाम्स की आप एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करवा रहे हैं। सिंगेज मैथमेटिक्स के पैकेज को इन्होंने 5 किताबों में डिवाइड किया। आपका जो पूरा सिलेबस है उन्हें ये 5 किताबें बहुत थरो मैनर में कवर करवाती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हम हर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनके कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं, उनकी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल बखूबी हम कंसेप्ट्स के साथ करते हैं और एक्सरसाइजेस में हर वेराइटी का एक्सपोजर लेने के बाद हम JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करते हैं। मतलब कोई एंगल, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है किसी भी तरीके से आपकी एक तैयारी में बस। और ये तैयारी हो रही है साहब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कह रहे, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ट्रायल वर्जन है फिर कोई पेड वर्जन आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके। आज एक्सरसाइजेस शुरू हो रही है और हम सीधे सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। सिंगेज बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एलिप्स चैप्टर का सिंगल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट दिखाई देगा। सर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या करना है, क्या समझना है, उस पर जरा बात कर लेते हैं। बिल्कुल वहीं से शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इंस्क्राइब किया गया है एक एलिप्स में, जो कि कुछ ऐसा है। सर ये एलिप्स को थोड़ा ठीक कर सकते हैं क्या? देखिएगा, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ x² + 4 y² / 1 = 1। और अगर आप इसे देखें तो काफ़ी कुछ आप देख पा रहे हैं कि सर ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स है जिसमें चीज़ें कुछ इस तरीके से हो रही होंगी, होपफुली, जिसमें चीज़ें कुछ इस तरीके से होपफुली हो रही होंगी कि सर ये रहे आपके y एक्सिस और x एक्सिस, और इसमें मान लेते हैं ये रहा आपका क्या, एलिप्स। कोई तकलीफ, कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो नहीं है भाई इस बात से। अब वो कह रहा है कि इस एलिप्स के अंदर आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है। आपने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब किया है, ठीक है सर। और उसे इस तरीके से आपने इंस्क्राइब किया है, उसे आपने इस तरीके से इंस्क्राइब किया है कि सर उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का वन ऑफ द वर्टेक्स इज 0,1। आप सोच के देखो मैंने इसे ऐसा क्यों रखा, आप खुद लगाओ दिमाग। a² b², तो a कितना है सर? a है आपका 2 अगर आप ध्यान से देखो तो, और b कितना है 1। कुछ समझ आ रहा है क्या सर? समझ में तो कुछ आ रहा है, जैसे कि a की वैल्यू है 2, मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा 2,0 और ये क्या होगा भाई -2,0। कुछ क्लिक किया। b की वैल्यू है 1, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये रहेगा 0,1। आई होप आपको कुछ दिख रहा होगा। और ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा 0,-1। अभी बातें समझ आई कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अब वो क्या पूछ रहा है, जरा उस बारे में बात कर लेते हैं। वो पूछ रहा है लेंथ ऑफ ईच साइड इज, तो ये जो साइड्स हैं इनकी लेंथ क्या है वो ये पूछ रहा है। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन? सर इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है। एक छोटी सी बात का जवाब दो। अगर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी एक वर्टेक्स 0,1 पे रखी है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो y एक्सिस है ये इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में इस साइड की ना सिर्फ मीडियन है बल्कि एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑर्थोस मतलब एल्टीट्यूड सब होगी। सीधी सी बात है सर, आप खुद सोचो ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके रिस्पेक्ट में ये ट्रायंगल बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना ये भी बहुत टफ नहीं होंगे निकालना। निकाल तो लेंगे पर इन कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप खुद कहोगे कि इन दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम होगा। आप समझो ना, ये x एक्सिस से उतना ही नीचे है जितना ये और उतना है, मतलब ये जो साइड है और x एक्सिस पैरेलल है तो इसका और इसका y कोऑर्डिनेट सेम आएगा। इवन x कोऑर्डिनेट देखो, जितना ये दूर है x एक्सिस पर इस तरफ उतना ही दूर है ये उस तरफ, तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू ये आएगी उतनी ही नेगेटिव वैल्यू आएगी और कोई खासा फर्क नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? क्योंकि चीज़ें बहुत सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं। इफ़ यू आर एबल टू डाइजेस्ट और गेट माय पॉइंट। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान से सोचना। आप एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात बताओ, सोच के बताओ।
आपको क्या ये दिख रहा है कि इस एलिप्स पर अगर मैं पैरामेट्रिकली कोई पॉइंट लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ क्या? आपकी मर्जी, अगर आपको पैरामेट्रिकली लेना है तो पैरामेट्रिकली ले लो, या सीधे सीधे लेना है, जैसा आपको ठीक लगे ले लो। जैसे मान लो मैं पैरामेट्रिकली ले लेता हूँ, है ना, तो पैरामेट्रिकली आप इस एलिप्स पर लाई करने वाला ये पॉइंट, मान लो मैं ये पॉइंट लेना चाह रहा हूँ, तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या होगा सर? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, a cos थीटा। तो a कितना है 2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा 2 cos थीटा, कॉमा इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? वो होगा b sin थीटा, है ना। b कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स साइन थीटा। गौर से सुनिएगा, कुछ काम की बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो ये टेक्निकली आप कह रहे हो पैरामेट्रिकली इस एलिप्स पर लाई करने वाला एक पॉइंट है, बेशक ये वो पॉइंट है। एक बात बताओ सर, बड़ी सिंपल सी बात बताओ, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो क्या आप नहीं देख पा रहे हो कि सर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। बहुत काम की बात है, सुनिएगा। अगर मैं आपसे इस वर्टेक्स को लेट्स से कहता हूँ ए, बस ऐसे ही कह दे रहा हूँ, इस वर्टेक्स को कहता हूँ बी और इस वर्टेक्स को कहता हूँ लेट्स से सी, तो क्या आप मुझे ये ए बी जो साइड है, या जो ए बी स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप बता सकते हो क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वाला एंगल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वाला एंगल। सर थोड़ा और ध्यान से देखो, आप बता सकते हो। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल कितना होगा? रियली सॉरी फॉर दिस, ये एंगल कितना होगा जरा सोच के बताओ। सर ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल है वर्टेक्स पर, ये 60 डिग्री होता है। तो शैलाई से ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, क्यों? क्योंकि ये साइड है, ये वही लाइन है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। कुछ क्लिक कर रहा है? मतलब शायद हम इस क्वेश्चन को अब कर लेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो वो आप कहेंगे 60 डिग्री यानी 1060। डू यू ऑल एग्री विद दिस? और अगर ये मुझे पता है तो स्लोप निकालना तो मुझे आता है सर। कैसे? y2 माइनस y1, तो साइन थीटा माइनस 1 न्यूमरेटर में, है ना। तो न्यूमरेटर में क्या होगा भाई? साइन, आई एम रियली सॉरी, हाँ, b की जगह 1 है, मतलब 1 टाइम साइन थीटा है, तो साइन थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 यानी 2 cos थीटा माइनस 0। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा भाई? डिनोमिनेटर में होगा हमारे पास 2 cos थीटा। ये कर क्यों रहे हो सर? इससे फायदा क्या हो रहा है? बस थोड़ा पेशेंस रखिए, शायद बात बन जाए। ध्यान से देखिएगा, समझना। 1060 कितना होता है सर? ये होता है √3, है ना। तो इसे हम रखते हैं √3, कोई दिक्कत तो नहीं, आई होप कोई परेशानी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ से चीज़ें वर्कआउट करना चाहूँ तो वर्कआउट नहीं करते हैं सर, ध्यान से देखना। मैं 2 cos थीटा को इधर लाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा सर? ये होगा टेक्निकली 2 टाइम्स √3 cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? आई थिंक ऐसा मैं लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, 2 cos थीटा को √3 से मल्टीप्लाई किया, और इस तरफ क्या दिख रहा है सर? इस तरफ दिख रहा है आपको साइन थीटा माइनस 1। आई होप कोई परेशानी, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत सॉर्टेड सी सिंपल सी बातें लिखी गई। अब टेक्निकली मैं साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा निकालना चाह रहा हूँ। तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि सर अगर आप वर्कआउट करना चाह रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये 1, आप देख पा रहे हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये 1। तो कैसे इसको फिगर आउट करें, कैसे इसको सोचें, इस बारे में ज़रा बात करते हैं। मेरा कहना है नहीं भी करें तो क्या अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो बात बन सकती है क्या? ध्यान से देखना, स्क्वायर भी करें तो प्रॉब्लम तो आएगी, बट ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करें तो ऐड होने पर भी वो बात नहीं बन पाएगी, तो उससे तो फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा कोई और तरीका, क्योंकि मैं सेक और कॉसिक में भी लेके जाऊँ तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर मैं पूरी इक्वेशन को कॉस से डिवाइड करता हूँ तो देखो ये कॉस हट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये आपका सेक हो जाएगा, तो यहाँ पर भी बात नहीं बनेगी। कोई और तरीका किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं स्लोप के थ्रू सोचता हूँ 1060 एंड √3 होता है तो बात बन तो सकती थी, पर हमें क्या एक और बात पता है? आई थिंक नहीं पता है। इसके अलावा अगर अब मैं सोचूं तो एक छोटा सा काम मैं करना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या 0,1 से कुछ हेल्प ली जा सकती है? कोशिश कर सकते हैं सर, ध्यान से देखना। मैं इसी को सिंप्लीफाई करता हूँ, देखेंगे जो होगा, है ना। तो अगर इसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो क्या निकल कर आ रहा है? बस मैं थीटा में इंटरेस्टेड हूँ, या तो कॉस थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा। एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, सोच के बोलना। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, गौर से देखना, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है सर? साइन थीटा की वैल्यू होगी 1 प्लस, है ना। मैं इस 1 को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी सर? ये होगी 1 प्लस 2√3 टाइम्स कॉस थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 2√3 कॉस थीटा। इतना ठीक है क्या? अब सुनना ध्यान से, ये जो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर है, ये जो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर है, क्या मैं यहाँ इसे रिप्लेस कर सकता हूँ? इससे क्या? मेरा बस ये कहना है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये आपके इस एलिप्स पर लाई करता है, और अगर ये इस एलिप्स पर लाई करता है तो ये इस एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या ये आइडिया समझ आ रहा है आप सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहाँ से सोचते हैं, क्या सोचने वाले हैं हम? आपके पास 2 cos थीटा तो है ही, तो 2 cos थीटा को आई कीप एज इट इज, लेकिन साइन थीटा की वो वैल्यू में रिप्लेस कर रहा हूँ, कहाँ पर? इस एलिप्स की इक्वेशन में। कोई दिक्कत तो नहीं? तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2 cos थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? 2 cos थीटा का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? प्लस, ध्यान से देखिएगा,
4y²। अब 4y² मतलब क्या? y² मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर मतलब क्या? साइन थीटा की जो हमने वैल्यू निकाली है वो कितनी है सर? वो है 1 + 2√3 cos थीटा। वो कितनी है भाई सर? वो है 1 + 2 × √3 cos थीटा, और इसका क्या स्क्वायर इज इक्वल टू 4। डू यू ऑल एग्री विद दिस पार्ट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आई होप ये बड़ी सिंपल सी बात हमने लिखी है। सर यहाँ से आप क्या निकालना चाह रहे हो? मैं टेक्निकली यहाँ से cos थीटा फिगर आउट करने में इंटरेस्टेड हूँ, अगर आप सभी को ये बात समझ आ रही है तो सर ये 4 जाता है, ये 4 हट जाता है, और ये 4 कितना बन जाता है? 1। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब अगर मैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ूँ तो देखो क्या दिख रहा है, गौर से देखो। सर ये लिखा हुआ है cos² थीटा, है ना, प्लस अगर इस स्क्वायर को एक्सपांड करें तो ये जाता है 1 + 2√3 cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सर? 4 × 3 कितना? 12। तो ये हो जाने वाला है 12 cos² थीटा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई परेशानी? और ऑफ कोर्स प्लस में क्या सर? प्लस में आपके पास आएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा काम, 2ab, तो 2 × 2 कितना? 4, तो ये हो जाने वाला है 4 × √3 cos थीटा। और ऑफ कोर्स अगर इस 1 को भी इधर ले आए तो -1 = 0। अभी क्या करना है सर? अभी अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा, जैसे कि देखो ध्यान से, cos² थीटा + 12 cos² थीटा कितना हो जाता है? 13 × cos² थीटा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सर एक और छोटी सी बात, 4√3 cos थीटा, ये भी दिख रहा है, 4 × √3 cos थीटा, वो 1 को हम सिंपली कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये कुछ आपको cos² थीटा मिल रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो, = 0। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई परेशानी तो नहीं? अब सुनना, बहुत काम की बात है, अगर यहाँ से मैं cos थीटा कॉमन लेता हूँ, अगर मैं cos थीटा कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलता है सर? यहाँ से मिलता है 13 cos थीटा। आई होप मैंने सही लिखा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, क्योंकि ये है 4√3, बिल्कुल सही। तो 13 cos थीटा + 4√3, तो शैलाई से मुझे यहाँ से cos थीटा की एक वैल्यू मिल रही है, एक cos थीटा की वैल्यू तो 0 मिल रही है, एक cos थीटा की वैल्यू तो 0 मिल रही है। क्या ये एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है? ध्यान से देखना, cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 90 होता है। जब cos थीटा 0 होता है तो सोच के देखना, अगर cos थीटा 0 हो जाएगा तो 0 × 2, ये तो 0 हो गया सर, ये तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, आप समझो बात को। तो हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए, है ना? वो टेक्निकली इस लाइन का और इस एलिप्स का इंटरसेक्शन दे रहा है, तो वो यहाँ भी हो रहा है, तो हमें 0,1 नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आ रहा है? ये वाला कोऑर्डिनेट आपको इस वाले फैक्टर से मिलेगा, जो कि कितना मिल रहा है सर? cos थीटा मिल रहा है -4√3/13। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, आपको जो फाइनली cos थीटा मिला, जो फाइनली आपको cos थीटा मिल रहा है, वो कितना मिल रहा है भाई? आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। जो फाइनली cos थीटा में मिला वो कितना मिला? -4√3/13, -4√3/13। लेकिन सर cos थीटा में हमें इंटरेस्ट नहीं था, हमें किस में इंटरेस्ट था? हमें इंटरेस्ट था 2 cos थीटा में। तो वो कितना हो जा रहा है सर? ये आ जा रहा है -8√3 अपॉन कितना? 13। आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 को जब -4√3/13 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। साइन थीटा मत निकालो, क्यों? क्योंकि ये जो भी होगा मैं नहीं लिख रहा हूँ इसे, तो आप मेरी ये निकालने में कर सकते हो कि सर यहाँ पे साइन थीटा और निकाल लेते, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते, आंसर आ जाता। एक सेकंड, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप सोच के देखो, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर? सी पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हो, अभी तो डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है अगर ये लाइन, तो इससे जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस पर ये है, क्योंकि ये मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर सबकी तरह काम कर रही है ना। तो अगर ये 8√3/13 डिस्टेंस इधर मिला, तो ऐसे ही C का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा? वो होगा 8√3/13। खैर वो निकालने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैं कह दे रहा हूँ, उसका जो भी y कोऑर्डिनेट होगा वो भी निकालने की जरूरत नहीं है। आप तो बस ये देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है? 8√3/13, डिस्टेंस वाइज में बात कर रहा हूँ। तो टोटल डिस्टेंस BC कितनी हो जाएगी? 8√3/13 का डबल, जो कि कितना होगा? जो कि होगा 16√3/13। मेरा यकीन करिए, और इसमें कुछ और आपके पास तरीका हो तो ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक तरीका जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि सर अगर आप सोचते इसे कैसे, आप अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बजाय पैरामेट्रिकली लेने के बजाय कोई x1 y1 ही ले लेते, तो भी आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते, उसे एलिप्स के साथ सॉल्व करते और बात वहीं आके बॉइल डाउन होती। पर क्या ये अप्रोच, क्या ये थॉट आपको समझ आ रहा है कि चीज़ें कैसे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी और कैसे हम इस पॉइंट तक आएंगे, या तो पैरामेट्रिकली या सिंपल x1 y1 लेकर भी, और किस तरीके से हम इसे सोचेंगे? आई होप ये कहीं से कहीं तक बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल क्वेश्चन अब नहीं लग रहा है। हमें हर एक बारीकी, हर एक कंसेप्ट, हर वो चीज़ जो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है अब पता है।
आई थिंक चीज़ें आसान हैं, चीज़ें क्लियर हैं। इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़िए ज़रा ध्यान से, एक एक बात ध्यान से देखिएगा और क्या बोल रहे हैं वो सुनते हैं। एक पैराबोला ड्रॉ किया है विद फोकस एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। चलो थोड़ा चीज़ें ड्रॉ ही कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। हमने एक पैराबोला ड्रॉ किया है, कुछ इलिप्स से उसका कुछ लेना देना है सर, तो दोनों बना लेते हैं। पहले तो आप इलिप्स को पिक्चर में ले आओ, है ना। पहले तो हम इलिप्स को पिक्चर में ले आते हैं, फिर हम पैराबोला से बात करेंगे। तो मान लो सर यहाँ पर आपने जो इलिप्स बनाया है वो कुछ इस तरीके का है, थोड़ा छोटा ही बनाएं ताकि कॉम्प्लिकेशंस कम रहें, बट फिर भी कुछ चीज़ें तो हमें ड्रॉ करनी ही होंगी, है ना। तो ये रहा इलिप्स। और मान लो बस अब मैं कुछ बहुत ही एकदम एक्यूरेट या प्रिसीजन के साथ काम नहीं करूँगा, एक्यूरेसी के साथ मैं मान ले रहा हूँ ये इस इलिप्स की फोकस है जिसके कोऑर्डिनेट्स आप क्या कहते हो, AE,0, है ना। अब सर आपने एक पैराबोला बनाया है, सुनिएगा ध्यान से। उस पैराबोला का फोकस ये है, ठीक है। और क्या क्या वो कह रहा है ज़रा पढ़ते हैं। उस पैराबोला का जो फोकस है वो वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स है, और इलिप्स आपका स्टैंडर्ड है इसलिए हमने चीज़ें इस तरीके से सोची। मेजर एक्सिस आपका एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। जो डायरेक्ट्रिक्स है दैट पासेस थ्रू दी अदर फोकस। तो सुनिएगा ध्यान से, बहुत काम की बात है, बस यही क्रक्स है। जो आपकी दूसरी फोकस है, इस इलिप्स की जो दूसरी फोकस है वो यहीं कहीं होगी सर, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -AE,0। कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ से आपके इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पास होती है। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये किसकी डायरेक्ट्रिक्स है भाई, ये आपके सर पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, ठीक है सर। ये मान ली जाए आपके पैराबोला की क्या रही डायरेक्ट्रिक्स, कोई दिक्कत। अब आप एक बात सोच के बताओ, पैराबोला की वर्टेक्स कहाँ होंगी, ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। और क्लियर सी बात है सर, ये आपकी फोकस है दूसरी वाली जो पैराबोला की भी फोकस है। उससे एक थॉट बताओ, अगर ये पैराबोला का एक्सिस बन गया, सिंपल सी बात है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका फोकस बन गया, तो आप खुद सोच के बताओ सर, क्या मैं ये नहीं कहूँगा कि वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा। ऐसा कैसे सर, क्योंकि वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स और फोकस इक्विडिस्टेंट होते हैं, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो आपका पैराबोला क्लियर सी बात है सर, ऐसा ही बनेगा। आपका पैराबोला सर क्लियर सी बात है ऐसा ही बनेगा। क्या आप मेरी इसके और थोड़े मैं साक्ष्य आपको देने की कोशिश करता हूं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आए। सुनिएगा ध्यान से, इस बात को और आप वेरीफाई कर सकते हो। वो जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है वो खुद कह रहा है, देखो मुझे ये डाउट था कि बस ये वाली लाइन देगा या नहीं, परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। तो बिल्कुल सही बात है सर, आपकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, फोकस से पास हो रही है, तो वो यही है। तो क्लियर सी बात है एक्सिस यही रहेगा क्योंकि ये फोकस है। अब एक्सिस पर ही आपकी वर्टेक्स लाई करेगी पैराबोला की, और जो वर्टेक्स होती है पैराबोला की वो आपके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है। तो सीधी सी बातें चीज़ें ऐसी होंगी, कोई परेशानी कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो चीज़ें स्मूथ हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब सुनिएगा ध्यान से काम की बात, वो कुछ और भी कह रहा है ना। इफ द अच्छा मैंने एक चीज़ गड़बड़ ड्रॉ की, वो कह रहा है लेटस रैक्टम ऑफ द एलिप्स एंड दैट ऑफ द पैराबोला आर सेम। ये क्रक्स है इस क्वेश्चन का, ये क्रक्स है इस क्वेश्चन का। मैं बस इसे ठीक करता हूँ, मैं इस पैराबोला को रीड्रॉ करता हूँ, थोड़ी सी इस बात में करेक्शन है। सुनिएगा, मैं पहले तो लेटेस्ट रैक्टम आपके लिए बनाता हूँ एलिप्स की। कहना है से कि ये जो होगी, इसे मैं थोड़ा और ठीक करता हूँ, ये जो होगी आपकी, ये आपके एलिप्स की क्या रही भाई, लेटेस्ट रैक्टम रहेगी। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं कि हाँ सर ये जो है आपके इस एलिप्स की क्या है, लेटेस्ट रैक्टम। उनका ये कहना है, वो ये कहते हैं आपसे कि ना सिर्फ ये सर एलिप्स की बल्कि आपके पैराबोला की भी लेटेस्ट रैक्टम है। मतलब पैराबोला टेक्निकली कहाँ से पास हो रहा होगा, पैराबोला टेक्निकली ऐसा कुछ है ना, पैराबोला टेक्निकली कुछ ऐसा और कुछ ऐसा बन रहा होगा। क्या अभी चीज़ें क्लियर हैं स्टूडेंट्स, क्या अभी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हैं? आई होप क्लियर हो रहा है अभी। वो ये कहना चाह रहा है पैराबोला की फोकस वही है जो एलिप्स की फोकस है, वर्टेक्स आपकी ओरिजिन पर है, यहाँ पर पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, और दोनों की लेटेस्ट रैक्टम कॉमन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैराबोला की हो या एलिप्स की, ये लेटेस्ट रैक्टम सेम है। मेरा यकीन करिए इसी से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप तो मुझे एलिप्स की इक्वेशन बताओ बस। सर एलिप्स की इक्वेशन है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b²। और अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे इस लेटेस्ट रैक्टम की लेंथ बता सकते हो एलिप्स के कॉन्टेक्स्ट में? सर ये तो हमको पता है 2b² अपॉन a होती है, याद है ना, AE,b² अपॉन a, AE, -b² अपॉन a, लेटेस्ट रैक्टम के एक्सट्रीम्स। तो मेरे अकॉर्डिंग इस लेटेस्ट रैक्टम की लेंथ क्या होगी, b² अपॉन a का डबल, जो कि कितना होता है 2b² अपॉन a।
एक बात बताओ, बस ऐसे ही मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? सर पैराबोला की वर्टेक्स है 0,0 पर, ये वही स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला, लेकिन यहाँ पर a नहीं है, a कुछ और है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पैराबोला की इक्वेशन तो आप क्या लिखोगे? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब a नहीं है, आपका जो फोकस है वो ae,0 है, तो a जो होगा वो आपका होगा aex। क्या आपको ये बात समझ आई हमने पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखी? आई थिंक आसान है। हमने पैराबोला की इक्वेशन बड़े सिंपल से थॉट के साथ लिखी कि सर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जहाँ पे a,0 आपका फोकस रहा करता था, बट इस बार वो जो a,0 फोकस रहा करता था वो है ae,0 जो आपकी फोकस है। इस विचार से अगर मैं आपसे पूछूं क्या इस पैराबोला की आप मुझे लेटस रेक्टम की लेंथ बता सकते हो? सर पैराबोला की लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a, वो a,0 अगर फोकस रहती है तो वो 4a होती है। यहाँ पर फोकस क्या है? ae,0। तो पैराबोला की लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी? सर पैराबोला के लेटस रेक्टम की लेंथ होगी 4ae। अगर मेरी बात आप सभी को समझ आई तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब वो क्या पूछ रहे हैं? अब आपसे फाइनली पूछ रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। मेरा यकीन करिए हर वो चीज़ जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए आपके सामने है। अब बस महज आपको एक सीधा सीधा थॉट अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। सर करना क्या है आप ये बताओ, आप सारी बातें छोड़ो, आप बड़ी बेसिक सी बात बताओ, क्या मैं बी स्क्वायर का कुछ कर सकता हूँ? सर मैं इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी में बी स्क्वायर को लेके एक रिलेशन जानता हूँ, दैट बी स्क्वायर, आप याद करो हम अगर इसे बनाना चाहें तो हम कैसे बनाते हैं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। हमने एक फॉर्मूला सीखा है, ई स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, भूले तो नहीं हूँ? अगर मैं इसको उठा के ई को उधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा सर? बी स्क्वायर जो होगा अपॉन ए स्क्वायर वो क्या होगा? 1 माइनस ई स्क्वायर, और जो अपॉन में ए स्क्वायर है उसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कोशिश करिएगा अगर आप ये रूल याद रखते हैं तो अच्छी बात है, इसे तो याद रखिए। इसके साथ अगर आप ये भी बी ए और ई में रिलेशन याद रख पाएँ तो रखिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस रिलेशन में बी स्क्वायर की जगह ये रखने वाले हैं, रखते हैं। तो देखो ध्यान से क्या मिलेगा सर, ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में 2 तो है ही, और मुझे क्या दिख रहा है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह मैं रखता हूँ ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, उसकी जगह क्या रखता हूँ? ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू 4ae डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 4ae। आई होप आपको कुछ तो नज़र आ रहा होगा। सर ध्यान से देखो, इस a से, ध्यान से देखिएगा, इस a से और इस a से ये a स्क्वायर गया, इस 2 का 4 हुआ 2 टाइम्स। आई थिंक चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये क्लियरली लिखा है 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2e। अगर मैं सब उठा के उधर लेकर गए तो ई स्क्वायर प्लस 2e माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर जो इसेंट्रिसिटी आपकी ई है उसमें मुझे क्वाड्रेटिक मिल रही है, तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। क्या मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ कर सकता हूँ? प्रोडक्ट चाहिए -1, सम चाहिए 2। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे काम नहीं करते हैं हम, श्रीधर आचार्य लगाते हैं, क्योंकि मुझे बात बनती हुई दिख नहीं रही है। सम चाहिए 2 है ना, तो सम 2 तो आपका गड़बड़ी करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट -1 चाहिए, मत लाओ है ना। आप श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाओ, ई क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac, सो कितना हो जाएगा? +4। आई होप आप समझ पा रहे हो। अपॉन में कितना? 2a यानी 2। कोई दिक्कत तो नहीं, फिर से रिपीट करता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस लगा हुआ है यहाँ पर है ना 4ac, तो -4 माइनस ऑफ -4 +4। सीधी सीधी सी बातें हैं सर, कहीं कुछ नहीं जा रहा। e इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये है √8। √8 कितना होता है? 2√2, तो ये हो जाता है 2√2 डिवाइडेड बाई 2। अब सर इनमें से कौन सी आप चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, बस ये जवाब दे दो। आई थिंक आसान है, आप खुद बताओ। इसेंट्रिसिटी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? अगर मैंने -2 ले लिया, चलो इसमें 2 हटा भी देते हैं, तो ये कितना होता है? -1 प्लस माइनस √2। अब अगर आपने -1 -√2 लिया तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो आपकी इसेंट्रिसिटी क्या आएगी? -1 प्लस √2, यानी आप टेक्निकली इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये रही आपकी इसेंट्रिसिटी, कितनी? √2 -1, जो कि आपकी कौन से ऑप्शन में लिखी है। आई होप जाहिर सी बात है आप सभी इसे ऑप्शन सी में बहुत आराम से देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आपको नहीं पता? आपको पैराबोला के बारे में नहीं पता, आपको एलिप्स के बारे में नहीं पता, आपको एलिप्स की लेटिस रेक्टम नहीं पता, आपको पैराबोला की लेटिस रेक्टम नहीं पता, आपको एलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला नहीं आता क्या? आपको
पैराबोला से इसमें जो भी हमने चीज़ें एसोसिएट की, जहाँ पर वर्टेक्स को प्लॉट किया, डायरेक्ट्रिक्स को सोचा, डायरेक्ट्रिक्स उसने इसलिए दिया ताकि आप इसके वर्टेक्स पर आ पाओ और आप फाइनली इसकी लेटेस्ट रैक्टम तक जा पाओ। इसमें क्या नहीं आता, इसमें आपको क्या ये नहीं पता कि आपने कैसे उसको फाइनली सिंप्लीफाई किया, बी को हटा के ए को हटते हुए पाया, और आपने ये पाया कि सर देखो इसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है 0 से 1 के बीच फॉर एन एलिप्स, पैराबोला के लिए 1 और हाइपरबोला के लिए 1 से बड़ी। तो सर ये सब बातें हमने पढ़ी हैं, ये सारी बातें हमको कहीं ना कहीं पता है। तो इसमें कौन सी बात है जो आपको नहीं आती? आई थिंक सर सब आता है। तो आई थिंक ये आप कर सकते थे, और अगर ये कर सकते थे तो इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट, आसान था, है ना? अगर ये आसान था तो क्या आप अगले क्वेश्चन पर मूव करें? वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चंस अगेन, आप देखते जाइए, समझते जाइए, अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्या लिखा है पढ़ते हैं। वो कह रहा है एस और एस डैश आपके इस एलिप्स की फोकाई हैं। बहुत अच्छी बात सर, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पी अगर इस पे कोई पॉइंट है तो एस पी डॉट एस डैश पी बताओ। मेरा यकीन करिए सर, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमको आता है, ये हम निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो बात बन सकती है। कैसे बात बनेगी सर ज़रा बताओ। आप याद करो, हमने इसका एक अच्छा डिस्कशन किया, अगर आपको याद आ रहा है तो। मैं एक आखिरी बार और बताऊंगा, फिर हम डायरेक्ट उससे रिजल्ट को यूज़ करेंगे। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर इनकेस भूल जाओ कि कैसे निकालते हैं तो मैं वो सिखा दे रहा हूँ। याद करो कि आपने नहीं पढ़ा है कि सर सोच के देखो, अगर ये आपका एलिप्स है, मैं सीधे सीधे बना रहा हूँ, ज़्यादा घबराना मत। ये अगर आपका एलिप्स है ना, सीधे सीधे बनाएंगे तो गड़बड़ होगी, तो मैं उसको प्रॉपरली ही बनाता हूँ, वरना आप ना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सर ये आपका रहा माइनर एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। ये रहा मेजर एक्सिस, अच्छी बात है ना? ये आपके रहे माइनर और मेजर एक्सिस, और क्या? और इसमें रहा एक एलिप्स, ये रहा वही आपका एलिप्स, है ना? इस एलिप्स को उठा के ऐसा रख दिया, ठीक है क्या? सर इस एलिप्स का क्या रहा होगा? इस एलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। इस एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स रही होगी, बिल्कुल सही बात है। और डायरेक्ट्रिक्स के साथ इस एलिप्स की फोकस नहीं रही होंगी क्या? बिल्कुल दोनों फोकाएँ रही होंगी सर। एक रहा होगा आपका एस डैश और एक रहा होगा एस। और इस एलिप्स पर मान लो एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है पी। एक बात बताओ, ये जो एलिप्स है, ये जो एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्या इस एलिप्स पर कोई रैंडम कोऑर्डिनेट्स में मान सकता हूँ क्या? किसी पॉइंट के कोई रैंडम कोऑर्डिनेट लेने में कोई बुराई है क्या? सर कोई बुराई नहीं है। इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लो। करेक्शन मुझे जो दिख रहा है वो ये कि इसे आप लिख लो 25 और इसे लिख लो आप 16। देखना, अब अगर मैं इस एलिप्स की बात करूं, है ना, तो 25 मतलब क्या? ये एलिप्स आपका बन जा रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ए और बी से भी कर सकते थे, वो आंसर आपका मैच नहीं होता, बस मैं ये देख पा रहा हूँ, है ना? आप वहाँ से भी आंसर ला सकते हो, कुछ फर्क नहीं आ रहा उससे, बस एक ए और बी में फिर आपका आंसर आएगा। अब सुनना, अगर मैं पी के कोऑर्डिनेट्स मानूँ तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अगर मैं पैरामेट्रिकली लिखूँ तो क्या मैं इसे 5 cos थीटा कॉमा 4 sin थीटा लिखूँ तो आपको कोई परेशानी? सर अब आपसे कोई एस पी और एस डैश पी के बारे में रेंज पूछ रहा है। सर देखो, एक सिंपल सी बात बताओ, वैसे तो इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते थे, पर आप मेरा यकीन करो बहुत आराम से आप सोच सकते हो, उस बारे में हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया है, बट फिर भी मैं पूरा प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। आपको ऐसे आंसर पता होना चाहिए। हमने डिस्कस किया था ये कि कोई पॉइंट पी की मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस आपको कब मिलती है, इस बारे में एक बात की थी हम, पर फिर भी याद करो, सिंपल सी बात। चलो आप एक बात बताओ, मैं आपको मैथमेटिकली एक पैरामेट्रिक फॉर्म में प्रूव करके बताता हूँ। एस पी क्या होगा? सर एक मिनट, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? आप ऐसे क्यों नहीं सोच रहे कि अगर इस फोकस से इस पॉइंट की मुझे डिस्टेंस चाहिए तो वो तो आप इस कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो। याद आया आप सभी को? हाँ सर, ये तो हमने कुछ पढ़ रखा है। याद आया या नहीं भाई? क्या है ये पॉइंट? सर ये पॉइंट है कि अगर आप एस पी निकालना चाह रहे हो, एस क्या है? इसका फोकस, जो कि मैं नहीं निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, और इसकी ये वाली फोकाई क्या होगी? दूसरी फोकस -a,0, जो कि मैं निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर मेरा आपसे ये कहना है, अगर इस फोकस से मैं इसकी डिस्टेंस निकालूँ एस पी, तो एस पी आपकी क्या होगी? सर एस पी होगी पी एम। एस पी क्या होगी? पी एम टाइम्स ई। याद आया? तो क्या हो जाएगा? एसेंट्रिसिटी इंटू पी एम। ठीक है सर, तो एस पी को आप क्या लिखोगे? एसेंट्रिसिटी इंटू पी एम। अच्छा, और एस डैश पी भी तो चाहिए, सोच के देखो, एस डैश पी क्या होगा? सर एस डैश पी होगा, क्लियर सी बात है, फिर वही बात, इस बार इस फोकस से चाहिए, तो इस फोकस से चाहिए तो आपको ये वाली डायरेक्ट्रिक्स कंसिडरेशन में लानी होगी। कोई दिक्कत या कोई परेशानी? आई थिंक अभी तक तो नहीं है ना? और जब ये वाली डायरेक्ट्रिक्स पिक्चर में आई तो इस बार सोच के देखो सर, इस बार आप क्या करोगे? इस पी पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालोगे। क्या अब आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैं कहना या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को? आई थिंक अब चीज़ें कन्फ्यूजिंग नहीं हैं, अब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, है ना? अगर आप चाहते तो उसी लाइन को भी एक्सटेंड कर देते तो भी बात बन जाती।
अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूँ लेट्स से थोड़ी देर के लिए एम डैश, तो आपका एस डैश पी क्या होगा सर? वो होगा ई टाइम्स पी एम डैश। क्या यहाँ तक कोई आपत्ति, कोई इशू, कोई कंसर्न नहीं है ना? ये आपकी वही लेंथ है एस पी डॉट एस डैश पी। इसमें मैं देख पा रहा हूँ इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इनटू, आप बताओ पी एम और पी एम डैश क्या होंगे? सर सोचो पी एम क्या होगा? पी एम यानी ये, एम क्या होता है सर? एम होता है आपका ए अपॉन ई। सुन रहे हो क्या आप लोग? एम क्या होता है? ए अपॉन ई, है ना? एम जो टेक्निकली एम के कोऑर्डिनेट की मैं बात करूँ तो एम जो है आपका एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई पर लाई कर रहा है, और एम डैश कहाँ लाई कर रहा है? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। सोच के देखना, अगर मैं आपसे कहूँ P की एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से वो ये है 5 cos थीटा, और M की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? A अपॉन ई। सुन पा रहे हो? A की वैल्यू अगर आपको लग रहा है तो रिप्लेस कर दो, क्योंकि फाइनली हम A को तो रखेंगे। E को मैं आपके लिए हटा रहा हूँ, किस तरीके से वो देखना आप ध्यान से देखो। A कितना है सर? A आपका क्लियरली दिख रहा है 5, तो हो जाएगा -5 अपॉन ई, और ये हो जाएगा 5 अपॉन ई। मैं आखिरी में निकाल दूंगा, इसलिए भी मैं ई को ई ही रख रहा हूँ, अननेसेसरीली नहीं लिख रहा हूँ। ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? 5 अपॉन ई। ये डिस्टेंस कितनी है? 5 cos थीटा। तो शैलाई से पी एम कितना होगा? पी एम होगा 5 अपॉन ई माइनस 5 cos थीटा। डू यू ऑल गेट दैट? तो ये कितना होगा? 5 अपॉन ई माइनस 5 टाइम्स cos थीटा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? इसी के साथ साथ सर थोड़ा ध्यान से और देखो आप, बहुत ध्यान से। मैं आपसे पी एम डैश पूछ रहा हूँ, पी एम डैश क्या होगा? पी एम डैश में ये डिस्टेंस कितनी होगी सर? ये होगी -5 अपॉन ई का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। तो डिस्टेंस हो गई 5 अपॉन ई, और ये कितना है? 5 cos थीटा। तो यहाँ पर पी एम डैश कितना होगा, जो कि मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, कोई आपत्ति तो नहीं? वो कितना हो जाएगा? 5 अपॉन ई माइनस 5 cos थीटा। क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ? अगर आपको बड़ी बेसिक सी बात नज़र आ रही है तो क्या आप सब ये देख पा रहे हो? सर सोचो ध्यान से, सिंपल सी बात है। a माइनस बी, आई एम रियली सॉरी, ये प्लस होगा। ये प्लस इसलिए होगा क्योंकि मैं ये डिस्टेंस चाह रहा हूँ, तो वो दिस प्लस दिस की होगा। याद है ये सारी बातें हमने कई बार डिस्कस की। a प्लस बी, a माइनस बी। सो टेक्निकली ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? तो ये 5 अपॉन ई का स्क्वायर कितना? 25 अपॉन ई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? ई अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। और बी स्क्वायर कितना सर? बी स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ऑफकोर्स आप क्या करने वाले हो? ई स्क्वायर। अभी इसका मिनिमा या मैक्सिमा निकालने में डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? मेरे ख्याल से इसका डिसाइडिंग फैक्टर होगा थीटा, क्योंकि ई तो आपका फिक्स्ड है। ई कैसे फिक्स्ड हुआ? याद करो, ई आपका क्या होता है सर? ई स्क्वायर आपका होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई स्क्वायर ही तो चाहिए अभी फिलहाल, तो वो कितना होगा? 1 माइनस, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर कितना है? 16 अपॉन 25। डू यू ऑल एग्री विद दैट? तो कितना हो जा रहा है सर? ये हो रहा है आपका 16 अपॉन 25। थोड़ा और ध्यान से देखो भाई, 25 माइनस 16 आई थिंक 9 होता है, आप सब एग्री करते हो। 16 प्लस 4 प्लस 5 तो 9 अपॉन 25। तो ई स्क्वायर कितना आ रहा है? 9 अपॉन 25। अब ध्यान से देखना, मैं ई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये तो 25 एज इट इज़ है, ये 25 तो एज इट इज़ है ना? ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, और ये बचा ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ई स्क्वायर कितना है सर? वो है 9 अपॉन 25। वो कितना है? 9 अपॉन 25 कॉस स्क्वायर थीटा। शैलाई से ये वो डिस्टेंस आ रही है, ये टेक्निकली वो डिस्टेंस आ रही है। इफ़ यू ऑल एग्री विद दिस, आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ई स्क्वायर ने सी स्क्वायर को कैंसिल किया, तो ये तो बचा 25 माइनस ये ई स्क्वायर का 9 यहाँ पर आता है, तो हो जाता है 9 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। डू यू ऑल गेट दैट? इफ एनीवन confused with anything, feel free to tell. सर इसका मिनिमा और मैक्सिमा आप कैसे निकालोगे? मेरा कहना है पहली बात तो एक इसका फंक्शन है, एक थीटा का फंक्शन है, जो वैल्यू आप निकालना चाह रहे हो। इसका मिनिमा और मैक्सिमा यकीन करिए बहुत आसान है। ऐसा कैसे आसान है? एक बात बताओ, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? ये कॉस स्क्वायर थीटा। सर कॉस थीटा होता तो मैं कहता -1 से 1। आप कॉस स्क्वायर थीटा को लेके क्या जानते हो? सर मैं कॉस थीटा को लेके जानता हूँ कि कॉस थीटा की रेंज होती है -1 से 1, लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो वो रेंज क्या होगी सर? 0 से 1। आप समझ पा रहे हो ना? -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर 0 से 1 के बीच होगा, क्योंकि ये -1 से 0 की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी, तो वो 0 से 1 हो जाएंगी। कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, यहाँ अगर 0 रखा तो कितना मिला? 25। कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, अगर यहाँ मैंने 1 रखा, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो जैसे ही मैंने यहाँ 1 रखा तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9 बाई 25। डिड यू ऑल गेट दैट?
कुछ गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे हैं। और इस तरीके से मैं इस एफ थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल पा रहा हूँ। सर एक बात का ध्यान रहे, जब आपका कॉस थीटा क्या है, मिनिमम, जब आपका कॉस थीटा मिनिमम है तो आपको इसकी क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसमें से आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये तो फिक्स्ड है। तो अगर कुछ छोटे से छोटा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बड़े से बड़ा वैल्यू मिलेगा, कुछ बड़े से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो छोटी से छोटी वैल्यू मिलेगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो पॉइंट आपको समझ आ रहा है कि जब इसका मैक्सिमम और मिनिमम हमने निकालना चाहा तो कितनी आसानी से डायरेक्टली हम इसे सोच पाएंगे। इसके ऑप्शन को देख के बस एक छोटा सा पार्ट, जैसे कि अगर मैंने ये किया 5/E 5/P, तो ये हो जा रहा है 25/E², बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हो जा रहा है आपका 25/E², लेकिन एक गड़बड़ हम जो कर रहे हैं वो ये 5 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा, मैंने बस उसे cos थीटा मान लिया था, तो यहाँ पर टेक्निकली आपको 25 भी मिलेगा, यानी टेक्निकली यहाँ पर आपको 25 भी मिलेगा, जिसकी वजह से ये महज कितना बचेगा, ये 25 से 25 कैंसिल होकर सिर्फ ये बचेगा, है ना। अब जब आप फाइनली निकालते हो एफ थीटा तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, सर cos थीटा जब 0 हो रहा है तो ये मैक्सिमा दे रहा है, यानी कितना दे रहा है, 25, है ना। और cos थीटा जब 1 हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा जब आपका 1 हो रहा है तो 25 माइनस 9 16, ये आपको इसकी मिनिमम वैल्यू दे रहा है, किसकी, SP.S' की। 16 और 25 को देख के आप कुछ सोच पा रहे हो, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, 16 और 25 को देख के आप कुछ सोच पाओगे, मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। 16 और 25 आपके क्या है, सर ध्यान से देखो, 16 और 25 आपके A² और B² है, यानी कि ध्यान से सुनना, इस एलिप्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की फोकस से जो डिस्टेंसेस होती हैं उनको लेकर हमने बड़ा सॉर्टेड सा ओपिनियन निकाला था, अगर आपको याद आ रहा है तो वो यही पूछ रहा है, इसकी जो डिस्टेंसेस हैं, जो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंसेस हैं, जो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंसेस कब हो रही है, जब आप सेमी माइनर मेजर एक्सिस पे आ रहे हो, मिनिमम डिस्टेंस कब आ रही है, जब आप सेमी माइनर एक्सिस पर आ रहे हो। और चूंकि डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट है तो 5×5 और 4×4, 5×5 और कितना 3×3, मैं बस कुछ पार्ट तो मिस कर रहा हूँ क्योंकि वो उसका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, तो बिल्कुल सही बात है 4×4, है ना। तो क्लियर सी बात है, आपका आंसर आप मार्क करेंगे सी, यानी क्या, सेमी मेजर एक्सिस आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है अगर आपको याद आ रहा है फोकस से, और सेमी माइनर एक्सिस आपकी मिनिमम डिस्टेंस होती है अगर आपको याद आ रहा है फोकस से। तो ये डिस्कशन हमने बहुत डिटेल्ड मैनर में वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में भी किया था जब आपके पास ए और बी थे। खैर इसमें उसने 25 और 16 से अगर रिप्लेस किया है तो इस तरीके से आप आंसर अचीव करेंगे। बहुत मुश्किल, बहुत टफ तो ये क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर ये कहानी समझ आई तो हमने अभी शुरुआत की है एलिप्स की एक्सरसाइजेस की। हमने क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू किए हैं और हर एक कैटेगरी के, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो, लिंक्ड आंसर बेस्ड हो या कॉम्प्रहेंशन बेस्ड, हर कैटेगरी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर देंगे, हर वेराइटी का हम एक्सपोजर लेंगे। और इसी के साथ फिर हम शिफ्ट करेंगे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर। हम हर चैप्टर को कर रहे हैं, उनके कंसेप्ट्स को इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से कंसोलिडेट कर रहे हैं, और ये सारी कहानी हम सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू कर रहे हैं। एक डिटेल्ड मैनर में तैयारी हो रही है क्योंकि हम हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं। जो सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज है जिसमें उन्होंने आपके पूरे सिलेबस को 5 किताबों में डिवाइड किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इसके थ्रू हम आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस की एक अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। और सबसे खास बात, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आपको कोई ट्रायल वर्जन पेड वर्जन का हिस्सा नहीं बनना है। We are 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इवन आप ये भी बात याद रखिएगा कि आपको हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स की अगर एक्सेस चाहिए तो आप इसके लिए हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, गेट नोट्स। डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक और लिंक दिखाई देगा जहाँ पर लिखा होगा फुल प्लेलिस्ट लिंक, जिसके आगे लिखा होगा सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड। वहाँ पर आपको सारे वीडियो सिस्टमैटिकली मिलेंगे। ये सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पर भी रेप्लिकेट होते हैं, magnetbrains.com, वहाँ भी सब कुछ आपको सिस्टमैटिकली दिखाई देगा। ये सारी बातें याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। हम डेली 9:30 इवनिंग में आपके लिए ये वीडियोस, 2 वीडियोस डेली आपके लिए लाइव प्रीमियर करते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, फिर भी कोई क्वेरी या कंसर्न हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे, बशर्ते आपकी क्वेरी रेलेवेंट रहे तो। एक और सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखें, कोई भी वीडियो मिस ना करें।
इनको आप एफिशिएंटली तभी यूटिलाइज कर पाएंगे जब आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, उन्हें रिवाइज करें और सबसे खास बात क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तभी जाकर उसका एक प्रॉपर मीनिंगफुल मैनर में आप उसको फ्रूटफुली यूटिलाइज कर पाएंगे। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स, अगर आप फील कर रहे हैं, इफ़ यू आर फाइंडिंग देम वर्थ शेयरिंग, then do share it with people among your connections, because we feel that this is the best way for people to get to know about us. So हम चाहेंगे that you spread it among your connections, ताकि वो भी अवेयर हों कि फ्री ऑफ कॉस्ट IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की एक अच्छी तैयारी करवाई जा रही है। ये आप खुद फील कर रहे होंगे इन लेक्चर्स को देखकर। विद दैट इसी कड़ी को कंटिन्यू करते रहेंगे, एक्सरसाइजेस के और क्वेश्चंस करते रहेंगे, बने रहिएगा। लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।